हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 7 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। संडे को मेरा एग्जाम था, उस दिन के बाद से करंट अफेयर्स की वीडियो डिले हो गई। तो इस बार संडे को हॉलीडे है, वीकली ऑफ है, तो उस दिन मैं आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो वापस डेली रूटीन वाइज अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने बीच में कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया मुझसे। मैंने एक दो बार आपसे कहा भी कि आज से मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन फिर भी हो नहीं पाया। तो एक दिन के डिले हम लोग चल रहे हैं, प्लीज़ आप एक दो दिन और मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद से डेली रूटीन वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाएंगी। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एवर ग्लोबल रेज 2020 समिट किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? तो रेज 2020 समिट को इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेज 2020 समिट को इनॉग्रेट कर दिया है। रेस का फुल फॉर्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रेस 2020 समिट का थीम क्या है? एआई फॉर ऑल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। रेस 2020 समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो 5 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में, 5 to 9 अक्टूबर के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर नीति आयोग ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। देखिए, इस दौरान कहा गया है कि अगर इंडिया की जीडीपी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.3% एनुअल बढ़ जाएगी, जिससे 2035 तक इंडिया की जीडीपी में एडिशन $957 बिलियन का इंप्रूवमेंट होगा। तो ये वैल्यू जरूर याद रखिएगा, 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के यूज़ के द्वारा $957 बिलियन का इजाफा हो जाएगा जीडीपी में, यानी $957 बिलियन का, क्योंकि नीति आयोग ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो नीति आयोग की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन हमेशा इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है इसका? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में मेडिसिन की फील्ड में जो नोबेल प्राइज है, आपको बताना इसमें से किसको नहीं मिला है? तो 2020 का जो मेडिसिन की फील्ड का नोबेल प्राइज है, इसमें से हेनरिएटा हॉल्सन फोर को नहीं मिला है। बाकी ये 3 लोगों को मिला है, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉक्टन। इन 3 लोगों का 2020 का मेडिसिन की फील्ड का नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ पे देखिएगा, जिसमें से हार्वे और चार्ल्स ये दोनों लोग अमेरिका से हैं, जबकि माइकल हॉक्टन आपके ब्रिटिश हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा। अच्छा, 2020 का जो मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, मिला किस लिए है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो आप ये भी याद रखिएगा। नोबेल प्राइज की बात करें, इसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, साथ ही साथ 10 मिलियन स्वीडन क्रोना दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, टोटल 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और जो मेडिसिन की कैटेगरी का नोबेल प्राइज है, इसको असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है, जो कि स्वीडन में स्थित है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो रिसेंटली पौंडीचेरी एयरपोर्ट, इसका वर्तमान में नाम है पुदुचेरी एयरपोर्ट। तो पुदुचेरी एयरपोर्ट इंडिया का पहला 100% सोलर पावर एयरपोर्ट बन गया है, यानी कि सारी एनर्जी जो यहाँ कंज्यूम हो रही है वो सोलराइज है। टोटल 2.8 करोड़ की लागत से ये आपका जो पुदुचेरी एयरपोर्ट बना है, इसमें 500 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। इससे पर डे आपको 2000 यूनिट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आप देखिएगा, रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि पुदुचेरी एयरपोर्ट इंडिया का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है, क्योंकि AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। तो उसकी बात कर लेते हैं। 1955 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत कार्य करता है, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? अरविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल्ले खुर्सानी को रिसेंटली एक GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये किस स्टेट की फेमस रेड चिली है? तो डल्ले खुर्सानी जो है सिक्किम की रेड चिली है। आप यहाँ देख लीजिए, ये है डल्ले खुर्सानी, सिक्किम में उगाई जाने वाली एक रेड चिली है, यानी लाल मिर्च। ये जो है वन ऑफ द हॉटेस्ट लाल मिर्च है, सबसे तीखी लाल मिर्चों में से एक है। रिसेंटली इसको GI टैग मिल गया है। तो आप देखिए, डल्ले खुर्सानी सिक्किम में उगाई जाने वाली लाल मिर्च है। GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है GI टैग। तो आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि सिक्किम की है ये लाल मिर्च। तो सिक्किम को देख लेते हैं। ये है मैप में छोटा सा सिक्किम, गंगटोक इसकी कैपिटल है। देखिए, सिक्किम के
सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। 1975 के दौरान इंडिया का 22nd स्टेट बना था सिक्किम। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया गया है। आपको बताना है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज किस स्टेट में स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित है यूपी में। यूपी के प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित है, जहां पर हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन यानी हेल्थ मिनिस्टर ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया है। देखिए, इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया गया है। टोटल 150 करोड़ की लागत से ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया गया है। तो आप देखिएगा 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की गई थी टर्सरी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रूरल एरियाज में। देखिए, यूपी में ये लॉन्च हुआ है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। तो आप याद रखिएगा, यूपी इस समय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि किंग वल्चर का कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर यूपी के गोरखपुर में ओपन किया गया है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 कितने लोगों को दिया गया है? तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है इस बार 4 लोगों को। उन चारों का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखने की ये जरूरत है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड को अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहा जाता है। क्या? अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसको स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। 1980 से ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया जा रहा है। किसकी याद में? तो जर्मन स्वीडिश एक फिलांथ्रोपिस्ट थे, उनका नाम था जैकब वॉन। उनकी याद में ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया जा रहा है। आप याद रखिएगा, इस बार 4 लोगों को दिया गया है और इसको अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं A.S. दवे। ये देखिए, ये हैं A.S. दवे। रिसेंटली इनका निधन हो गया अहमदाबाद में। आपको याद ये रखना है, गुजरात हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, साथ साथ कुछ टाइम के लिए चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट रह चुके हैं A.S. दवे। तो न्यायमूर्ति A.S. दवे का रिसेंटली निधन हो गया। दूसरे कौन है? ये देखिए, मुलायम सिंह यादव। ये वो मुलायम सिंह यादव नहीं है जिनका नाम आप सुन रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी से ही हैं, यूपी से ही हैं, औरैया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव सपा अध्यक्ष वाले मुलायम सिंह यादव नहीं हैं, ये दूसरे मुलायम सिंह यादव हैं। रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में 12th ब्रिक्स समिट को किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो 12वीं ब्रिक्स समिट को होस्ट किया जाएगा रशिया द्वारा। आप सभी को पता है, इस बार जो ब्रिक्स समिट थी वो मई जून में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस चल गया, इस वजह से ये ब्रिक्स समिट नवंबर 2020 के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। रशिया द्वारा ही अब भी इसको होस्ट किया जाएगा ब्रिक्स समिट को। 12th ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो रशिया के पास ही है। आप याद देखिएगा, एससीओ की और ब्रिक्स की इस वर्ष की यानी 2020 की अध्यक्षता प्रेसिडेंसी रशिया के पास ही है। 12th ब्रिक्स समिट का थीम क्या है? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। क्या है थीम? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये है ब्रिक्स का इस बार का थीम। ब्रिक्स देख लीजिए, 5 कंट्री इसकी मेंबर हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हो गई थी और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। फर्स्ट बैठक ब्रिक्स की हुई थी 2009 में, कहाँ पे? यकातेरिनबर्ग रशिया में। 12th ब्रिक्स समिट ये जो है रशिया में हो रही है। 13 जो नेक्स्ट ईयर होगी वो इंडिया में होगी। और 11th कहाँ हुई थी? तो ब्राज़ील में हुई थी। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडर्स को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए किसके साथ MOU साइन किया गया है? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्विगी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया सके। आप सभी को पता है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम है स्विगी। अब ये स्ट्रीट फूड वेंडर से भी फूड लेगा और आपको डिलीवर करेगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्विगी के साथ MOU साइन किया है। देखिए, इसमें जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होंगे उनका पैन कार्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ फसाई से सर्टिफाइड होने चाहिए दोनों। आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि लॉन्च की थी, उसी के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्विगी के साथ
MOU साइन किया है। स्विगी की बात करें 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं। स्विगी के CEO कौन है? तो श्री हर्षा मजेठी। श्री हर्षा मजेठी इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन लैंग्वेज में एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए ISLRTC के साथ किसने MOU साइन किया है? तो रिसेंटली NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने साइन लैंग्वेज में एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए ISLRTC के साथ MOU साइन किया है। ISLRTC की बात करें तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसके साथ NCERT ने एक MOU साइन किया है। इसमें क्या होगा, क्लास 1 to 12 जितना भी एजुकेशनल मटेरियल है वो सभी डेफ यानी जो जिनकी सुनने की क्षमता बेहतर नहीं होती है वो डेफ स्टूडेंट द्वारा भी इजीली एक्सेसिबल हो, इसके लिए साइन लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्लास 1 to 12 सारा स्टडी मटेरियल इंडियन साइन लैंग्वेज के स्टैंडर्ड पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए NCERT ने ISLRTC के साथ MOU साइन किया है। ISLRTC मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये नई दिल्ली में है जहाँ की आपका NCERT है। NCERT की बात करें तो मोटो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, अजीब सा है। हालांकि स्थापना हुई थी NCERT की 1961 में। इसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? ऋषिकेश सेनापति। और NCERT के हमेशा प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO की लिस्ट में इंडिया से एकमात्र कौन है जिन्होंने अपनी जगह बनाई है? तो रिसेंटली रवि संथानम इंडिया के एकमात्र CMO हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, जिन्होंने फोर्ब्स की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO की लिस्ट में रवि संथानम है 39th प्लेस पे। तो आप इतना देखिएगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि रवि संथानम किस कंपनी के CMO हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं? तो रवि संथानम HDFC बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। आप देखिएगा, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड कैंपेन ये रवि संथानम ने ही लॉन्च किया था, इसीलिए ये इस समय चर्चा में है। तो इंडिया से एकमात्र CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम फोर्ब्स की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO की लिस्ट में है और रैंक है इनकी 39th। HDFC की बात करते हैं तो 1994 में HDFC की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन HDFC के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्वायरमेंटल लॉसेस को असेस करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो 4 धाम प्रोजेक्ट में होने वाले इन्वायरमेंटल लॉसेस का असेसमेंट करेगा। देखिए, मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4 धाम प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे दिया। इसके तहत 889 किलोमीटर के हाईवे कंस्ट्रक्ट होने हैं जिस पर लगभग 12,000 करोड़ का खर्चा आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है जो पहले से सड़कें बनी हैं उनको 10 से लेकर 12 मीटर तक चौड़ा कर दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सड़कों की मैक्सिमम चौड़ाई 5.5 मीटर होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान नहीं रही है, तो इतनी चौड़ी सड़क बनाने से इन्वायरमेंट पर क्या लॉस पड़ेगा, इसका एनालिसिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ये आप 4 धाम देख लीजिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यही 4 धाम हैं जिनको 889 किलोमीटर की सड़कों द्वारा जोड़ा जाएगा। रिसेंटली इसका अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 नए मेंबर ऐड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। आप बताएं उन 3 मेंबर में कौन शामिल नहीं है? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 3 मेंबर्स ऐड किए हैं उसमें उर्जित पटेल शामिल नहीं है। तो आप इतना देखिएगा, उर्जित पटेल उन 3 नए मेंबर्स में शामिल नहीं है। बाकी जयंत आर वर्मा, ये शशांक बिंदे और आशिमा गोयल, हालांकि इन तीनों के नाम मत याद रखिए। नाम क्या याद रखना है आपको मैं बताता हूँ। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 आपके RBI से होते हैं और 3 गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। जब वोट टाई हो जाए तो एक वीटो वोट होता है, वो RBI गवर्नर के पास होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आपकी रेपो रेट या फिर पॉलिसी रेट बनती है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही बनती है। आप देखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी थी। इसके द्वारा बाई मंथली पॉलिसी रेट डिसाइड किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन हमेशा होते हैं RBI गवर्नर।
खास बात क्या है, वर्ष में यानी एक वर्ष में, एक ईयर में मिनिमम 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक अनिवार्य होती है, यानी 4 बार तो बैठक होनी ही चाहिए, और 3 नए मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इवेंट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो जिस लिस्ट में रतन टाटा जी का नाम हो वहाँ पे किसी और को सम्मानित नहीं किया जाता है। तो IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 इवेंट में रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IACC मतलब इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 1968 में स्थापना हुई थी इंडिया और अमेरिका के बीच में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। तो रिसेंटली IACC का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इवेंट था जिसमें रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों भाई? क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देने का श्रेय जाता है टाटा ग्रुप को, इसीलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप देखिएगा, IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1968 में स्थापना हुई थी, आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL में 5000 रन बनाने वाले तीसरे प्लेयर कौन बन गए हैं? तो IPL में 5000 रन कंप्लीट करने वाले तीसरे प्लेयर बन गए हैं रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं। पहले थे विराट कोहली, फिर थे सुरेश रैना, अब तीसरे बन गए हैं रोहित शर्मा। आप देखिएगा, IPL का वर्तमान में 13th यानी 13वां एडिशन चल रहा है। कहाँ पे? 2020 में UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में चल रहा है। इस बार के IPL में 13th एडिशन में 8 टीमें खेल रही हैं, और सबसे ज़्यादा IPL के जो अभी तक जितने भी एडिशन हुए हैं सबसे ज़्यादा मैच किसने जीते हैं, यानी फाइनल IPL किसने जीते हैं? मुंबई इंडियंस ने 4 बार जीते मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसनांबा फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जा रहा है या फिर किया जाता है? तो हसनांबा फेस्टिवल कर्नाटक में प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार जो है, जो हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का, वहाँ पर हसनांबा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है हसनांबा टेम्पल में। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हसनांबा जात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। कर्नाटक में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये देखिए मैप में कर्नाटका। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिसेंटली ये अनाउंस किया गया था कि इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बेंगलुरु में ओपन किया जाएगा। बेंगलुरु के CM कौन है? बेंगलुरु के CM नहीं, कर्नाटक के CM कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिनको किसी भी स्टेट में प्रीसीडिंग ऑफिसर बनाया गया हो उनका नाम क्या है? तो रिसेंटली मोनिका दास इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन है जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी भी स्टेट में पहला प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया है, यानी पीठासीन अधिकारी बनाया है। बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, वहीं पर मोनिका दास को पहली बार ऐसा हुआ है किसी ट्रांसजेंडर को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है, आप इतना याद रखिएगा। उसके अलावा मधु महाजन और BR बालकृष्णन इनको स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर बनाया गया है, लेकिन आप मोनिका दास का नाम याद रखिएगा। ये देखिए, ये हैं मोनिका दास, फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जिनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी बनाया गया है किसी भी स्टेट के चुनाव में। और वो पहला स्टेट कौन बन गया है इंडिया का? तो बिहार बन गया है, आप इतना याद रखिएगा। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो CM कौन है बिहार के? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में टोटल 243 विधानसभा सीटें हैं, और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया PV एश 2020 ग्लोबल समिट को इनमें से किसके द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है? तो इंडिया PV एश 2020 ग्लोबल समिट को इनमें से एसोचैम ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, बाकी नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने और इन्वेस्ट इंडिया ने, इन तीनों ने मिलकर इंडिया PV एश 2020 ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये देखिए, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं RK सिंह, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। देखिए, ये जो इंडिया PV एश 2020 है, ये क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है सोलर टेक्नोलॉजीज का कैसे बेहतर यूज़ किया जाए ताकि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी और ज़्यादा बेहतर हो। इंडिया का टारगेट क्या है? 2022 तक 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है। अगर यही बात करें 2030 तक यानी 2030 तक, तो 450 गीगावाट, कितना? 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है। क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया ने, नीति आयोग और MNRE के साथ मिलकर इंडिया PV एश 2020 ग्लोबल पार्टनरशिप को
ऑर्गेनाइज किया है? तो इन्वेस्ट इंडिया की बात कर लेते हैं। 2009 में स्थापना हुई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके तहत इन्वेस्ट इंडिया कार्य करता है। इन्वेस्ट इंडिया में लार्जेस्ट शेयर है फिक्की का, कितना है? 51%। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का है 35%, बाकी सारी राज्य सरकारों का है 0.5%। तो ये है हमारा इन्वेस्ट इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करता है, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।